दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सलेंट स्टडी पॉइंट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का मैट्रिक्स। ये हमारा इंट्रो का क्लास रहेगा। तो अगर आज बढ़िया से इंट्रो कर लेते हैं तो इस चैप्टर में कुछ खास नहीं है, तो इंट्रो आप ध्यान से देखिए और करिए। और वीडियो आपको पसंद आता है वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने उन दोस्तों के पास भी शेयर करिए जिनको इन वीडियो की ज़रूरत है। तो आइए आज से हम शुरू करते हैं क्लास 12 की 2025 के लिए बेहतरीन तैयारी। तो बिना टाइम वक्त गवाए हुए शुरू करते हैं आज का हम अपना टॉपिक अभिव। चलिए, हमारा है अभिव पढ़ना हमको। तो अभिव होता क्या, मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स के बारे में पहले जान लेते हैं। ये बहुत गलत बात है कि हाथ से भी चल रहा है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। अभिव क्या होता है? अभिव वह व्यवस्था है, जिसमें अवयवों को रो तथा कॉलम के रूप में, रो मतलब क्षैतिज या पंक्ति ही ठीक रहेगा, पंक्ति तथा कॉलम मतलब स्तंभ के रूप में लिखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं या अभिव कहते हैं। ठीक है, अभिव को कैसे दर्शाया जाता है? तो अभिव को, मान चलो कोई अभिव है तो इसको लिखने का तरीका ये होता है ऐसे, कि किसी भी अभिव को लिखने का ये तरीका। मान लीजिए कोई अभिव ए है, ये बराबर इसको ऐसे लिख सकते हैं। और रो और कॉलम क्या है ये समझ ले। देखिए, इसमें अगर यहाँ पे 2 3 4 0 -3 2 ऐसे लिखा, ठीक है। तो ये वाला जो पहला लाइन दिख रहा है ना, ये वाला, ये ऐसे, इसको रो बोलते हैं। इसको भी क्या बोलेंगे? रो बोलेंगे। और ऐसे जो लाइन दिखा है ना, ऐसे सीधे, इसको कॉलम बोलेंगे। सी मतलब सी से कॉलम और आर से रो। ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि इस ऐसे जो लिखे लाइन होते हैं उसे रो बोलते हैं, और ऐसे जो लाइन लिखा होता है उसे कॉलम बोलते हैं। ठीक है, और देखिए इसको ऐसे गिनेंगे, इसको R1 बोलेंगे मतलब रो 1 पंक्ति 1, और इसको R2 बोलेंगे, और नीचे और होता तो इसको R3 बोलते हैं। ऐसे होता तो इसको R4 बोलते हैं, R5 बोलते हैं, R6 बोलते हैं, R7 बोलते हैं। और ऐसे अगर जो ऐसे दिया ना, इसको C1 C2 C3 C4 C5 6 ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अभिव। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल आपको दे देते हैं हम लोग, इसका थोड़ा देखिए, सॉरी। तो ये हमारा मैट्रिक्स लिखने का तरीका है। आगे पढ़ेंगे हम लोग अभिव की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें इसमें हम समझ लेते हैं। देखिए, ठीक है, ये हमारा जिसमें एक मैट्रिक्स ए है। ठीक है, ये मैट्रिक्स ए हमारा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? R1 बोलेंगे, इसको बोलेंगे R2 और इसको बोलेंगे R3। अभी मैंने आपको बताया कि ऐसे इसको क्या बोलते हैं? R1 R2 R3। ठीक है, और इसको बोलेंगे C1 C2, आगे होता है तो C3। ऐसे देखिए, इस वाले में इसको R1 R2 R3 C1 C2 C3 ऐसे बोलेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कोटि क्या होता है? देखिए, किसी भी अभिव में, इसमें देखिए लिखा भी क्या है, m पंक्तियों तथा n स्तंभों वाले किसी अभिव के m क्रॉस n कोटि का अभिव अथवा केवल m क्रॉस n अभिव कहते हैं। इसे नहीं समझ, लेकिन हम समझ रहे हैं आपको। देखिए, जैसे में इसमें कितने रो हैं, पहले कभी भी ना मैट्रिक्स को ना R क्रॉस C के ऑर्डर में लिखा जाता है। R मतलब रो और C मतलब कॉलम। जैसे में इसका हमको ऑर्डर बताना है, इस वाले का ऑर्डर बताना है, तो ऑर्डर इसका कितना होगा? इसमें कितने रो हैं? 1 रो 2 रो 3 रो, तो इसको लिखेंगे 3 क्रॉस। इसमें कितने कॉलम है? 1 कॉलम 2 कॉलम, तो इसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 2। ठीक है, इस तरह से बी का हमको ऑर्डर पता करना है, तो 1 रो 2 रो 3 रो, तो 3 क्रॉस 1 रो कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, तो 3 क्रॉस 3 का है। ठीक है, अगला हमारा है सी। इसका अगर ऑर्डर पता करना है तो 1 रो 2 रो है ना, तो 2 गुणे, और 1 2 3 कॉलम है ना, तो 2 गुणे 3। इसका हमको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पता चल रहा है हमको। ये कितना होगा? 2 क्रॉस 3 3 क्रॉस 3 3 क्रॉस 2। ठीक है, तो ऐसे आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है,
अब इसमें एलिमेंट पूछा जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। नहीं तो आगे हम देख लेते हैं। देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट, या अभी कोई कोटी आपको समझ में आ गया, इसको नोट करते जाइएगा, और इसको एग्जाम्पल जो समझा रहे हैं ना इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो हमको पढ़ना है अब एलिमेंट कैसे निकाला जाए। देखिए दो तरीके एलिमेंट निकालने के। पहला तरीका ये गिन लीजिए, कोई पूछे ए में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट है, मतलब 6 हुए हैं। इसका एलिमेंट गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट है। इसका गिनिए 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 एलिमेंट है। एक और तरीका है नंबर एलिमेंट याद करने के लिए, अगर इसका हमको कोटि पता हो तो एलिमेंट झटपट याद करो। जैसे इसका कोटि कितना है, 1 रो 2 रो 3, और इसमें कॉलम कितना है 1 2, तो 3 क्रॉस 2 है ना, 3 में 2 से गुणा कर दीजिए। अच्छा ऑर्डर कभी भी क्रॉस में लिखा जाता है, इसको गुणा करके नहीं लिख सकते 3 दूना 6, इसका ऑर्डर कभी 3 दूना 6 नहीं लिख सकते हैं, कभी भी लिखेंगे 3 क्रॉस 2। इसमें बता रहा है कि 3 कितने रो हैं और 2 कॉलम हैं, उसमें ये बता रहा है, समझ में आया। तो इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर कितना है 3, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2, इसमें एलिमेंट कितने हैं 6, इसके रो 3 क्रॉस 3 है ऑर्डर, उसमें एलिमेंट है 9, 3 तरीके 9, इसके ऑर्डर है 2 गुणे 3, इनमें एलिमेंट है 6। तो आपको आई समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और ये इसका किसी भी मैट्रिक्स का रूप है। ये देखिए रूप का मतलब, कहीं लिखा हो कोई ए बराबर दिया हो 2 5 4 3 2 1 2 3 3 2 2 1 4 5 0 0, चाहे कुछ भी ऐसे करके मैट्रिक्स दिया है, ठीक है। इसमें समझने वाली क्या बात, देखिए इसको बोलते हैं A11 A12 A13 A14, आगे होता तो A15 A16 A17, यही यहाँ पे समझाया गया। पहला वाला A11 A12 A13 A14 डैश डैश AN तक, यहाँ पर समझिए 1N लिखा है, देखिए यहाँ पर समझेंगे। देखिए ये A11 A12, इसके आगे होता तो A13, इसके बाद A21 A22 A23 A24 A25, इसी तरह हम देखेंगे A31 A32, ठीक है। इसमें देखेंगे तो ये A11 A12 A13, ये कितना है हमारा A21 A22 A23, ये हमारा 31 32 33, समझ में आ रहा है। टाइप समझ में आ रहा है आपको। ये 21 22 23, ये छोटा वाला, ये इसको छोटा वाला ये बोले तो ठीक है। ये एलिमेंट है इसके, इसका नाम होगा A11। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम लोग अवयव का प्रकार। अवयव का प्रकार पढ़ेंगे। देखिए अवयव का प्रकार हमको पढ़ना है। पहला अवयव इसमें स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव क्या होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए स्तंभाकार दिख रहा है, इस स्तंभ, ये देखिए पंक्ति अवयव ऐसे दिख रहा है। स्तंभ अवयव किसे कहेंगे, जिसमें ना देखिए इसमें कितने रो हैं, 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो, और इसमें 1 कॉलम है, ठीक है। तो स्तंभ अवयव का डिफिनेशन होता है जिसमें केवल एक स्तंभ हो। देखिए इसमें केवल एक स्तंभ है, वह अवयव एक अवयव स्तंभ अवयव कहलाता है यदि उसमें ये केवल एक स्तंभ हो। तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा, वह अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ, उसे क्या कहते हैं, स्तंभ अवयव कहते हैं। अच्छा ये भी आप लिख सकते हैं, बस समझना है इसमें, आपको समझने वाली क्या बात है, और एग्जाम्पल के रूप में इसको उतार लेना है कि एक अवयव स्तंभ अवयव कहलाता है यदि उसमें केवल एक स्तंभ हो। इसमें देखिए कितने स्तंभ है, एक स्तंभ है। रो भले 1 से अधिक है, उससे मतलब नहीं हमको, लेकिन इसमें स्तंभ कितने हैं, एक है, तो इसे बोलेंगे स्तंभ अवयव। इसकी कोटि कितनी होगी, 4 रो है, इसमें 1 कॉलम है, 4 क्रॉस 1, और अवयव कितने होंगे 1 2 3 4, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है आपको। और 1 2 एग्जाम्पल 2 3 4, ये भी कौन सा स्तंभ अवयव, क्योंकि इसमें एक ही स्तंभ है। 2 3 4 5, ये स्तंभ अवयव है, नहीं है, क्योंकि वो दिख रहा है कि स्तंभाकार नहीं है, लेकिन यही हम ऐसे लिख दो 2 3 4 5 6, तो ये स्तंभ अवयव है हमारा, क्योंकि स्तंभाकार है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगला हम लोग पढ़ेंगे पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव किसे कहते हैं, एक अवयव पंक्ति अवयव कहलाते हैं इसमें केवल एक पंक्ति हो। देखिए इसमें कॉलम 1 2 3 4 कॉलम है, लेकिन एक ही पंक्ति है, इसमें टोटल बस एक ही पंक्ति है। तो वैसे
अभियु जिसमें केवल एक पंक्ति, उसे क्या बोलते हैं? पंक्ति अभियु कहते हैं। इसका कोटि कितना हो जाएगा? 1×4, क्योंकि पहले कभी भी रो लिखते हैं और बाद में कॉलम लिखते हैं, ठीक है। तो 1×4, इसमें अवयव 4 होंगे, ये भी आपको मालूम चला होगा। अगला हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब वर्ग अभियु। तो वर्ग अभियु किसे कहते हैं? जिसमें रो और कॉलम की संख्या, देखिए इसमें कहते हैं ना, एक अभियु जिसमें पंक्ति की संख्या स्तंभों की संख्या के समान हो, मतलब रो और कॉलम की संख्या क्या हो? सेम हो। इसमें कोई ये अभियु है 2 3 4 0 2 कुछ भी, इसमें देखिए 1 2 3, 3 ही कॉलम है, 3 ही रो है और 3 ही कॉलम है। रो और कॉलम की संख्या आपस में बराबर है, जैसे क्या बोलेंगे? वर्ग अभियु बोलेंगे, ठीक है। इसमें रो बराबर कॉलम, मतलब पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर होता है, उसे क्या बोलते हैं? वर्ग अभियु बोलते हैं, ठीक है। अगला हमारा विकर्ण अभियु, ठीक है। विकर्ण अभियु किसे कहते हैं हम लोग? एक वर्ग अभियु विकर्ण अभियु कहला। देखिए विकर्ण अभियु किसे कहते हैं? हमसे समझिए, छोड़िए। देखिए विकर्ण अभियु वर्ग अभियु, वह वर्ग अभियु जिसके विकर्ण, इसको विकर्ण, ये इसका विकर्ण, ठीक है, जिसके विकर्ण के अलावा सभी क्या हो? अवयव शून्य, उसे विकर्ण अभियु कहते हैं। देखिए इसके विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या है? शून्य, उसे क्या कहते हैं? विकर्ण अभियु कहते हैं। तो हमने क्या सीखा विकर्ण अभियु से? कि अगर कोई भी वर्ग अभियु, देखिए जिसमें 2 0 0 0 1 0 0 0 -1, देखिए इसके जो विकर्ण के अभियु हैं उनके अलावा सभी अवयव क्या हैं? शून्य है, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? विकर्ण अभियु कहेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा विकर्ण अभियु। और वर्ग अभियु होना ही चाहिए। विकर्ण अभियु क्या होना चाहिए? वर्ग अभियु होना चाहिए। तो एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि प्रत्येक विकर्ण अभियु वर्ग अभियु होता है? तो हाँ होता है। और प्रत्येक वर्ग अभियु विकर्ण अभियु होता है? नहीं हो सकता, ठीक है। तब इसको भी नोट कर लीजिएगा, हम बोल रहे हैं उसको पॉज करके धीरा करके थोड़ा सुन के लिख लीजिए, ठीक है। ये तो हमेशा याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ग अभियु विकर्ण अभियु नहीं होता है, लेकिन प्रत्येक विकर्ण अभियु वर्ग अभियु होता है। इसका अगला हमारा अदिश अभियु। देखिए विकर्ण अभियु और अदिश अभियु बस इतना ही अंतर है ना, कि इसके देखिए इसके विकर्ण के अलावा कोई अवयव सब शून्य है, लेकिन इसके विकर्ण के अभियु क्या है? आपस में बराबर हैं। तो अदिश अभियु किसे कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। वह विकर्ण मैट्रिक्स, ऐसे बोल दीजिए, वह विकर्ण मैट्रिक्स जिसके विकर्णों के जो अवयव होते हैं ना आपस में बराबर है, तो उसे क्या बोलते हैं? अदिश अभियु बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरह देखिए प्रत्येक अदिश अभियु विकर्ण अभियु होता है, लेकिन प्रत्येक विकर्ण अभियु अदिश अभियु नहीं होता है। क्योंकि देखिए यहाँ से एग्जाम्पल भी देख लीजिए, ये विकर्ण है, एक तरह से ये भी विकर्ण अभियु है और ये भी विकर्ण अभियु है, क्योंकि इसके भी विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या है? शून्य है। और इसके भी विकर्ण के अवयव सभी छोड़कर अवयव सब क्या है? शून्य है। लेकिन ये विकर्ण अभियु है, लेकिन ये अदिश अभियु नहीं है, क्योंकि इसके विकर्ण का अवयव समान नहीं है। तो समझ में आया होगा आपको। अगला हमारा तत्समक अभियु। देखिए तत्समक अभियु और अदिश अभियु और कर्ण अभियु एक ही है। देखिए जिसके ना विकर्ण के अवयव केवल एक हो और कुछ ना हो, एक, देखिए इसके भी विकर्ण का अवयव क्या है? एक है, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? तत्समक अभियु बोलेंगे। जिसके विकर्णों का अवयव क्या हो? एक हो, केवल एक और कुछ ना हो, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? तत्समक अभियु कहते हैं। अगला हमारा शून्य अभियु। शून्य अभियु किसे कहते हैं? जिसके प्रत्येक अवयव क्या हो? शून्य, उसे क्या कहते हैं? शून्य अभियु कहते हैं। जिसका प्रत्येक अवयव क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? जिसके प्रत्येक अवयव क्या हो? शून्य, उसे क्या कहते हैं हम लोग? शून्य अभियु कहते हैं। और इसे ना 0 से सूचित किया जाता है, ओ से 0 से सूचित किया जाता है, ठीक है। अगला हमारा हेडिंग है अभियु की समानता। देखिए अभियु की समानता क्या होती है? जिसमें 2 3 0 1, यही वाला एग्जाम्पल देख लीजिए ना, 2 इसके ये बराबर है, इसके ये बराबर है, इसके ये बराबर है, इसके ये बराबर है, इसको बोलेंगे समान अभियु। क्या बोलेंगे? समान अभियु। और यहाँ देखिए 3 इसके बराबर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है और ये इसके बराबर है। देखिए ये दोनों इसके बराबर है, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर है नहीं है, तो इसको नहीं बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम अपने तरफ से बता रहे हैं। देखिए ABCD बराबर ABCD, तो ये हमारा समान अभियु, क्योंकि A के बराबर है, B के बराबर है,
सी सी के बराबर और डी डी के बराबर है। लेकिन देखिए ए बी सी डी बराबर ए बी सी डी। अब देखिए ए इसमें भी है इसमें भी, लेकिन जगह पर नहीं है। ए सी के बराबर नहीं है, बी डी के बराबर नहीं है, सी। देखिए ये क्या समानाव्यु नहीं है। समान होने के लिए ये जितना उतना यहाँ होना चाहिए, ये जितना उतना यहाँ होना चाहिए, ये जितना है उतना यहाँ होना चाहिए, और ये जितना है उतना यहाँ होना चाहिए, तभी समान होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, सो एक एग्जाम्पल दिया। देखिए यदि ये इसके समान है तो x का मान ये होना चाहिए, x का मान ये होना चाहिए, y का मान ये होना चाहिए, z का मान ये होना चाहिए, a का मान ये होना चाहिए, b का मान ये और c का मान समान है। तब समान होने के लिए कंडीशन है ये इसके बराबर होना ही चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है।